मॉर्निंग बच्चों, आप लोग को पीछे के वीडियो में जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम के उत्सर्जन भाग के बारे में बताया जा रहा था। जो आपको उत्सर्जन का परिभाषा, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन अंग, पौधे में उत्सर्जन क्रिया और पौधे में जो उत्सर्जन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो होते हैं वह जंतुओं के लिए, जीवों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है उसके बारे में बताया गया था। और आप लोग को बोला गया था कि केचुआ से संबंधित बारे में बताया जाएगा, केचुआ के संबंध में बारे में बताया जाएगा और कुछ बात भी किया गया था केचुआ में। आइए आज हम फिर से दोबारा आपको केचुआ के बारे में समझाते हैं और इसके बाद लिखते हैं। केचुआ जो है एनिलिडा समुदाय का सबसे बड़ा प्राणी है, यानी एनिलिडा समुदाय के सबसे बड़ा जीव है तो केचुआ है। यह मुख्य रूप से मिट्टी और कीचड़ में आवास करता है, मिट्टी और उसके कीचड़ में ही आवास करता है और इसमें श्वसन के लिए जो रासायनिक पदार्थ उपयोग होता है, जैसे आपने पीछे अमीबा में पढ़ा था कि एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन केचुए में जल और सोडियम लवण के ऑक्सीकरण से, उपचयन से जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है वो होता है यूरिया, अमोनियम लवण और एमिनो अम्ल। ये सभी उत्सर्जित पदार्थ हैं और इन पदार्थों को शरीर से निष्कासन होना निफ्रिडिया के द्वारा होता है। केचुए में आप लोग को बताया गया है कि 14वें खंड के पीछे सेप्टल निफ्रिडिया नामक अंग पाया जाता है। इसके दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक प्रोटोनिफ्रिडिया और एक मेटानिफ्रिडिया। जब प्रोटोनिफ्रिडिया का निकटवर्ती सिरा खुलती है तो मेटानिफ्रिडिया खुलती है और मेटा जब बंद होती है तो यानी आपस में अदला बदली होते रहता है। इस प्रकार से इसके शरीर से दैहिक द्रव का परिवहन होता है एक भाग से दूसरे भाग और फिर उसी के रूप में यह मिट्टी से सोडियम और जल का अवशोषण करता है, जिसमें अमोनियम लवण 20% उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, यूरिया 40% उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, एमिनो अम्ल 40% के रूप में उत्सर्जित होता है। केचुआ किसानों के लिए वरदान माना जाता है। केचुआ किसानों के लिए मित्रवत है क्योंकि यह मिट्टी में जितने भी हरा खाद होता है, हरा खाद कहने का मतलब होता है कि यदि हम खेतों में किसी भी हरे पौधे को, फसलों के हरे पौधों को जुताई के समय खेतों में उसके कीचड़ में एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाता है। अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि मूंग वाले खेत में फसल की जब जुताई कर दी जाती है तो उसको सड़ने के बाद जो पौधे के पोषक पदार्थ बनता है वही उसका हरा खाद कहलाता है विद्यार्थी। और इसको अपघटन करने का काम, सड़ाने का जो काम करता है वो करता है आपको केचुआ ही मुख्य रूप से इसका घटक है, जो हरे जैविक पदार्थों के अपघटन कर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से संबंधित पोषक पदार्थों को फसलों में उपलब्ध करने का काम करता है। इसलिए किसानों को मित्रवत केचुआ कहा जाता है। तो ये आपने केचुआ के बारे में सुना। अब हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में 2 किडनी होता है, एक बाएं किडनी और एक दाएं किडनी। इसका नाम ही है किडनी। वृक्क
बोला जाता है विद्यार्थी। अंग्रेजी में किडनी कहते हैं और इसका जो मुख्य रूप से संरचना होती है वो सीम के बीज की तरह होता है, सेम की बीज की तरह किडनी का है ने। यदि मध्य भाग से इसका बीच भाग में कटाई की जाती है विद्यार्थी, तब इसका एक भाग जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो भीतरी भाग होता है वो मेंडुला कहलाता है ने। और यही मनुष्य का उत्सर्जन अंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। ब्रिक किडनी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य में दो किडनी होती है, बाएं किडनी और दाएं किडनी होती है ने। इन दोनों किडनी से एक आपको मान लेते हैं, अभी हम रफ फिगर बना रहे हैं, सॉरी है ने। इसके बाद फिर हम एक इधर किडनी हुआ एक इधर, और ये दोनों जो निकलती है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी नली। तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नली होती है, एक इससे और एक इससे, और ये दोनों एक जगह आकर के मिलता है जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। ये मूत्राशय यानी एक जोड़ी ब्रिक होता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नली होती है और एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है विद्यार्थी जी, एक मूत्र मार्ग होता है। तो ये मनुष्य का उत्सर्जन अंग में प्रमुख माना जाता है। इसके अंतर्गत हम इसका वर्णन अलग से करेंगे किडनी के बारे में। तो अभी मैंने सिर्फ स्त्री और पुरुष दोनों में दो ब्रिक, दो किडनी होती है, दो मूत्रवाहिनी नली होती है, दो मूत्राशय होता है, और ये बाह्य जनन अंग है जो स्त्री और पुरुष दोनों को अलग होता है। पुरुषों में उत्सर्जन नली और प्रजनन नली दोनों आपस में जुट कर करके एक नली बनाता है और उसका नाम होता है मूत्र सह प्रजनन नली। यानी उत्सर्जन नली और प्रजनन नली एक ही है। पुरुषों में उत्सर्जन नली और प्रजनन नली एक ही है और यही बन जाता है आपको मूत्र सह उत्सर्जन नली है ने। यानी प्रजनन के समय कार्य करेगा तो प्रजनन नली होगा और उत्सर्जन के समय कार्य करेगा तो ये उत्सर्जन नली कहलाएगा। अर्थात इसी को बाह्य जनन अंग भी कहा जाता है। जबकि स्त्रियों में उत्सर्जन नली और प्रजनन नली दोनों अलग अलग होता है। तो आपने मनुष्य के उत्सर्जन नली के बारे में जाना कि मनुष्य का उत्सर्जन नली एक जोड़ी ब्रिक यानी एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी नली, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग से होता है। तो विद्यार्थी इससे इन दोनों से मूत्र का उत्पादन होता है। इसके अंदर लगभग 2 लाख पतली पतली छोटी नलियां होती है ने, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है और हिंदी में मूत्र उत्पादित नली कहते हैं, जिससे लगभग प्रति मिनट 1 ml मूत्र निर्माण होता है। और यह मूत्र निर्माण होने के बाद छानता फिल्ट्रेशन होता है, छानने का काम करता है। छानने का काम बोमैन के कैप्सूल करता है जो किडनी के अंदर होती है, यह छानने का काम करता है। यदि कोई कहता है किडनी खराब हो गया, यानी कहने का मतलब है बोमैन कैप्सूल खराब होता है जो किडनी के अंदर का भाग है। तो ये छान कर करके मूत्रवाहिनी नली में आती है और मूत्रवाहिनी नली से होते हुए फिर आकर के मूत्राशय में जमा होता है। मूत्राशय का अधिकतम आयतन जो होता है 200 से 300 ml होता है ने। इतना मूत्र इसमें स्टॉक कर सकता है, जमा कर सकता है। जब 250 से 300 होने लगता है तो मूत्राशय के पास दर्द पीड़ा उत्पन्न होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, आप अनुभव करते होंगे है ने। लेकिन जब मूत्र इसके अंतर्गत लगभग 150 ml आ जाता है विद्यार्थी, तभी हम लोग को यह एहसास होता है, मूत्र त्याग करने की अनुभूति होती है। 150 ml होने पर ही मूत्र त्याग करने की अनुभूति होने लगती है। लेकिन यह एक न्यूनतम आयतन है जहां पर हम लोग को मूत्र का यह एहसास होता है, लेकिन इसको हम बर्दाश्त हिम्मत बना सकते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ करके जब 200, 250, 300 होगा तभी आपको बेचैनी दर्द पीड़ा उत्पन्न होगा। क्योंकि मूत्र जो है आपने पहले ही पढ़ा, यह हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थ है, व्यर्थ पदार्थ है, यह हमारे शरीर के अंदर रहेगा
तो उसका बुरा प्रतिक्रिया होगा। और यदि यह शरीर से बाहर का निष्कासन हो जाएगा तो शरीर की आंतरिक और रासायनिक दोनों वातावरण सही हो जाता है, अर्थात हमको बेचैन से चैन में आती है। तो विद्यार्थी जी, मूत्र त्याग किया जाता है। मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया को, क्रिया को, विधि को मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं। तो ये था हम लोग को उत्सर्जन नली के बारे में संबंधित जानकारी मनुष्य के। तो आइए अब हम आपको किडनी और मानव उत्सर्जन तंत्र और केचुआ के बारे में लिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, केचुए में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, लिखा गया है, और कुछ और भी है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। उच्च वर्गीय प्राणियों में सबसे पहला स्तर एनिलिडा समुदाय का आता है। एनिलिडा समुदाय का उच्च वर्गीय में मिट्टी का केचुआ, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख सदस्य है, बड़ा प्राणी माना जाता है। एनिलिडा समुदाय का भी बड़ा प्राणी। इसके शरीर में यानी दैहिक द्रव को फिल्ट्रेशन करने के लिए, छानने के लिए निफ्रिडिया पाया जाता है। प्रोटोनिफ्रिडिया और मेटानिफ्रिडिया नामक जटिल नलीनुमा रचना पाई जाती है। जब प्रोटोनिफ्रिडिया बंद होती है तब मेटानिफ्रिडिया खुलती है। इसी को खुला मुख को नेफ्रोस्ट्रोम भी कहा जाता है। कभी कलाल क्वेश्चन में पूछता है नेफ्रोस्ट्रोम क्या, तो मेटानिफ्रिडिया का खुले मुख को नेफ्रोस्ट्रोम कहते हैं, है ने। तो विद्यार्थी जी, ये खुला रहता है। जैसे खुलता है, इनमें दैहिक द्रव गुजरने लगता है। गुजरते गुजरते पानी और सोडियम का अधिकांश, उससे जो पानी और उसमें जो सोडियम रहेगा उसका अधिकांश भाग को वो अवशोषण करता है, और उसी को अवशोषण से उपापचयी क्रिया होती है, शोषण क्रिया होता है। और इससे अवशोषण से जो दैहिक द्रव में जो सांद्रता होती है ना, उससे ही उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एक उत्सर्जित पदार्थ के रूप में रहता है अमोनियम लवण 20%, एमिनो अम्ल 40% और 40% यूरिया रहता है। और आपने इसमें पढ़ा है कि जिस प्राणियों द्वारा यूरिया का निष्कासन होता है उसे यूरोटेलिक कहा जाता है ना विद्यार्थी, यूरोटेलिक कहा जाता है ना। तो विद्यार्थी, आनी केचुआ को यूरियोटेलिक कहा जाता है, क्योंकि एक था यूरियोटेलिक, यहां पर यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूरियोटेलिक, है ने। बल एमिनो अम्ल का सर और अमोनियम लवण का वहां पर तीन वर्गों में बांटा गया था, एक यूरिया वाला के लिए, एक यूरिक अम्ल के लिए और एक अमोनिया वाला के लिए। तो विद्यार्थी जी, यहां पर जो भी इस समुदाय में यूरिया का उत्सर्जन हो रहा है जिसमें 40% है ना, इसलिए इसको यूरोटेलिक माना जाता है। केचुओं को क्या माना जाता है? यूरोटेलिक माना जाता है ना। किस समुदाय का जीव है? तो एनिलिडा समुदाय का है ना। यह किस वर्ग में आता है? तो उच्च वर्गीय प्राणियों में आता है। एनिलिडा समुदाय किस प्राणी में आता है? तो उच्च वर्गीय प्राणियों में आता है। एनिलिडा समुदाय का सबसे बड़ा जीव कौन है? तो केचुआ है, प्रमुख सदस्य माना जाता है ने। और इसके दो मुख पाया जाता है, एक मेटानिफ्रिडिया और एक प्रोटोनिफ्रिडिया। बारी बारी से खुलता है और बारी बारी से बंद होता है। जो खुलेगा उसी को नेफ्रोस्ट्रोम कहा जाता है। अब यहां से विद्यार्थी जी, इसके जो निफ्रिडिया है, ओनली फॉर निफ्रिडिया, केचुए के निफ्रिडिया को तीन भागों में बांटा जाता है ने। एक शरीर के ऊपरी भाग, एक आंतरिक भाग, एक मध्यवर्ती में। तो इन तीनों के बारे में हम आगे लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं था। तो विद्यार्थी इस चीज को याद रखिएगा, है ने। आगे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, केचुए में तीन प्रकार के निफ्रिडिया पाया जाता है। फैरी
जियल निफ्रिडिया, पटीय निफ्रिडिया, त्वचीय निफ्रिडिया। देखिए यह फायरिक्स की बाहरी सतह पर पाया जाता है, जो फायरिक्स में ही उत्सर्जन करता है। फायरिक्स में आपको आगे के क्वेश्चन में केचुए का सचित्र वर्णन करेंगे। देखिए पटीय निफ्रिडिया, यह 14वें खंड के आगे पीछे दोनों ओर होता है ना, और यह उत्सर्जित पदार्थों को आंत में डालता है। कहां डालता? आंत में, अंदर की ओर। इसलिए इसे अंतः निष्कासी निफ्रिडिया भी कहते हैं। ये पटीय निफ्रिडिया को अंतः निष्कासी और ये त्वचीय को बाह्य निष्कासी, क्योंकि ये बाहर करता है। देखिए यह त्वचा के बाहरी सतह पर पूरे शरीर में पाया जाता है, जो उत्सर्जित पदार्थों का बाहर की ओर निष्कासन करता है, इसलिए इसे बाह्य निष्कासी निफ्रिडिया कहते हैं। तो ये था आप लोग को विद्यार्थी जी केचुए में उत्सर्जन के बारे में विवरण, पूर्ण रूप से जानकारी। अब मैं मनुष्य के बारे में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र सचित्र वर्णन करें। देखिए
आंसर मानव उत्सर्जन अंग एक जोड़ी ब्रिक कौमा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नली कौमा एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। मार्ग होता है। पुरुष में मूत्र नली और प्रजनन नली आपस में जुटकर मूत्र सह प्रजनन नली बनाता है। इसलिए पुरुष में प्रजनन और उत्सर्जन नली एक ही होता है। जबकि स्त्रियों में यह दोनों अलग होता है। देखिए विद्यार्थी, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन आप देख रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होता है, किडनी। मैं किडनी को अलग से पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो 2 किडनी होता है, एक का नाम बाएं किडनी यानी बाएं वृक्क और एक का नाम दाएं वृक्क। समझ रहा है? तो 2 वृक्क होता है। मैंने यहाँ पर लिखा मानव उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ी वृक्क, तो एक ये है और एक ये है। देख रहा है? 2 जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नली, एक नली इससे एक नली इससे, दोनों मिला करके एक जोड़ी हो गया है ने। और साथ ही साथ एक मूत्राशय, जहां पर मूत्र आकर के जमा होता है, स्टोर होता है, उसको मूत्राशय कहते हैं विद्यार्थी जी, है ने, मूत्राशय। तथा एक मूत्र मार्ग जिससे निष्कासन होता वो मूत्र मार्ग है ने। ये पुरुषों को लिए लिंग भाग होता है और स्त्रियों को योनि भाग कहलाता। तो ये था आपका उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, है ना। आपको ये बताया गया है कि पुरुषों में मूत्र नली और प्रजनन नली दोनों आपस में जुट करके मूत्र सह प्रजनन नली बनाता, यानी इसी को हम उत्सर्जन नली भी कहेंगे पुरुष में, और इसी को प्रजनन नली भी कहेंगे। उत्सर्जन के समय जब काम करेगा तो उत्सर्जन नली नाम दिया जाएगा, प्रजनन के समय जब काम करेगा तो ये प्रजनन नली नाम दिया जाएगा। लेकिन स्त्रियों में ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, उत्सर्जन नली अलग और प्रजनन नली अलग। तो आपने देखा गौर से, है ने। और फिर ध्यान से सुनिए, मैं किडनी को अलग से बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। किडनी आप ऐसे भी देख रहे हैं, किडनी जो है वो सीम के बीज की तरह, सीम एक फसल सब्जी है, सीम, है ने, सीम के बीज की तरह होता है। आप देख रहे हैं, है ने, देख रहे हैं। तो इसको मध्य भाग से जब काटिएगा तो काटने पर सबसे ऊपर वाला भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला भाग को मेंडुला कहते हैं। फॉलो, है ने। ऊपर वाला भाग को कॉर्टेक्स और भीतर वाला भाग को मेंडुला कहते हैं। तथा इसके अंदर खूब पतली पतली लगभग 2 लाख पतली पतली केस नलियां होती है, एकदम केस की तरह, और इसी से मूत्र का निर्माण होता है। इसलिए इसको मूत्र उत्पादित नली भी कहा जाता है। आप फिगर में देख रहे हैं,
इसमें ऐसे ऐसे दर्शाए हैं, है ने। इसी को मूत्र उत्पादित नली कहते हैं, जो आपस में जुड़ कर करके, है ने, बनाता है क्या चीज, वोमेन के कैप्सूल, है ने। दोनों का काम अलग हो जाता है। ये इसका काम है मूत्र उत्पादन करना, और वोमेन के कैप्सूल जो हुआ उसका काम है मूत्र को फिल्टर करना, छानना। समझ रहे बात, है ने। ये किडनी की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। इस प्रत्येक मनुष्य की किडनी की जो लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर, ये लगभग है। थोड़ा कुछ किताबों में अलग अलग थोड़ा पॉइंट में भी दिया हुआ रह सकता है। तो 11 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये होता है किडनी की आकार। 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा, और दिखने में लगता है सीम के बीज की तरह। और इसका बाएं और दाएं नाम होता है, क्योंकि शरीर के बाएं भाग और दाएं भाग नीचे की ओर स्थित रहता है, कमर से ऊपरी भाग में रहता है। विद्यार्थी, स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक में 2-2 किडनी होती है ने, लेकिन बारी बारी से कार्य करता है ने। यह उत्सर्जन के लिए सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। इसको खराब हो जाने से कई एक ऐसे बीमारियां होगी, जिन बीमारियों का चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ब्रिक से संबंधित बात और उसमें बीमारी से संबंधित बातों के बारे में। और आप लोग यदि कंटिन्यू नहीं वीडियो देखिएगा और सभी बच्चे लाइव नहीं रहेंगे तो फिर से क्लास बंद कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।